बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इस्माइल कासिम और आप देख रहे हैं हरफ़े राज। अमेरिका और सऊदी अरेबिया के दरमियान जो टेंशन्स हैं वो हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती नज़र आ रही हैं। सऊदी सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस जो कि रियाद कॉन्फ्रेंस है 25 अक्टूबर से 28 अक्टूबर के अंदर मुनक्कद हुई। अब वो जारी तो है वहाँ पे, लेकिन इसमें बड़ी अहम बात यह है कि जो यूएस के ऑफिशियल्स हैं, अमेरिकी ऑफिशियल्स हैं, उनको मदऊ नहीं किया गया। अब बड़ी रिजर्वेशंस आई हैं क्योंकि हर साल 2017 से जब से ये इवेंट का आगाज़ हुआ है, हर साल होता है, सालाना इवेंट बन चुका है, तो यूएस की बड़ी प्रेजेंस होती है वहाँ पे। लेकिन 2018 के अंदर जब जमाल खशोगी को उनका जब कत्ल हुआ था तो उस टाइम बड़ी एस्केलेशन आई थी और अब फिर वही एस्केलेशन दोबारा देखने में नज़र आ रही है। और ये सब कैसे देखते ग्लोबल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को, ये निज़ाम किस तरफ बढ़ने लगा है, यूएस और सऊदीया की इतनी एस्केलेशंस? देखिए, ये दूसरी बड़ी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है कि जिसमें अमेरिका को मदऊ नहीं किया गया। इससे आज से को 3 साल पहले एक इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस बुलाई थी चीन ने, तकरीबन 100 के करीब मुल्क बुलाए गए थे, लेकिन उसमें अमेरिका इन्वाइटेड नहीं था। हालांकि अमेरिका जो था वो चीन के अंदर मेजर इन्वेस्टर रहा है। अमेरिका की सारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो चीन में ही बनती हैं, वहीं पर उन्होंने लोगों को रखा हुआ है, वहीं चीप लेबर की वजह से वहाँ से बना के लेके आए। बिल्कुल ऐसे। लेकिन ये जो क्राइसिस है ना इस वक्त सऊदी अरब वाला, ये बड़ा जैसे कहते हैं ऐसा है कि जिसने पूरे के पूरे इस वक्त आलमी हालात को बदल के रख दिया। अमेरिका के बारे में वही कहा जाता है कि जिनके पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे, लेकिन सऊदी अरब से कभी वो तवक्को नहीं रख सकते थे। उसकी एक वजह है कि सऊदी अरब जो था वो पहला मुल्क था जहाँ अरामको आई थी, अमेरिकन ऑयल कंपनी जो थी, और उसने वहाँ पर तेल जो था उसको निकाला था और उनकी सऊदीज़ के साथ बहुत बड़ी डील हुई थी। और आपको याद होगा कि सऊदीज़ जो थे वो टॉर्च बेरर रहे थे इस सारे मामले के अंदर। लेकिन सऊदीज़ के अंदर सबसे बड़ा मसला यह है कि सऊदीया की जो पॉपुलेशन है वो कुछ भी कर लें, उनका एक इस्लाम के साथ ताल्लुक़ मौजूद है। बेशक सऊदीज़ के कुछ ख़ानदान हैं कि जो बहुत ज़्यादा कमाते हैं, बहुत ज़्यादा उनके तेल के अंदर बहुत ज़्यादा उनका हिस्सा है। ठीक जैसे ये जो आप खुशोगी की बात कर रहे हैं, एक आदमी होता था अदनान खुशोगी, जिनका तेल का वज़ीर था। उनमें से वो चंद फैमिलीज़ हैं जिनको अंदर कुछ रियायत भी हैं, शरीयत के हिसाब से भी बहुत सारी रियायत हैं कि उनकी औरतें बाहर जाके पर्दा नहीं कर सकती, ये चीज़ें वो चीज़ें। तो ये ख़ानदान बाकी गुरबत है, पूरे के पूरे सऊदी अरेबिया में गुरबत है। और आम आदमी जो है, और आम आदमी रिलीजियस है। आम आदमी का सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनकी मोहब्बत, दीन के साथ मोहब्बत, अक़ीदत सब कुछ है। यही वजह है कि उनको बहुत मुश्किल से उनको कंट्रोल करना पड़ता है। 1979 के जो ईरानियन रेवोल्यूशन आया है उसके बाद हुआ यह है कि सऊदी अरब के अंदर जो शिया पॉपुलेशन थी, ख़ास तौर पे खुबर के इलाके के अंदर, कीफ के इलाके के अंदर, और जो जिसको कहते हैं अशर्क कहते हैं, वहाँ खासी जो थी उसके अंदर उथल पुथल जो थी वो पैदा हुई। और ईरानी समझते थे हम इस पॉपुलेशन के ज़रिए हम वहाँ एक रिवोल्ट ला सकते हैं। इसी तरह उन्होंने बहरीन में ये करने की कोशिश की, और बहरीन चूँकि उसकी बिल्कुल करीबी जगह है तो बहरीन में भी खासा मसला हुआ, जहाँ पे सऊदीज़ का आपस में बहुत अच्छा रिश्ता ताल्लुक़ है। कुवैत में भी शिया पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पर भी सद्दाम हुसैन के बाद, उस एक्शन के बाद उन्होंने इस एक बीज बोने की कोशिश, लेकिन सद्दाम के बाद जाने के बाद ईरान ने वहाँ ज़्यादा इंटरफेयर नहीं किया, क्योंकि वो उनकी एक जो पॉपुलेशन है वो एक ख़ास किस्म की है। लेकिन उनका बस चला था यमन के अंदर। यमन में जो हुसी जो हैं वहाँ पर, ये बेसिकली सैयदना ज़ैद बिन अली की के मानने वाले। सैयदना ज़ैद बिन अली थे हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे। इन्होंने बनी उमैया के ज़माने में बगावत की थी, और हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा ने इनके हक़ में फ़तवा दिया था कि ये बिल्कुल इनकी बगावत ऐसी है जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो बदर में, मैदान बदर में निकले थे। और उनका इतनी अच्छी उनकी ये बात है कि उनकी बात साबित हुई कि जब वो कूफा में आए तो 40,000 लोगों ने बैत की थी उनके हाथ पे, लेकिन कूफियों ने जैसे इमाम हुसैन का साथ नहीं दिया तो उनका भी साथ नहीं दिया। तो सुबह जब वो मैदान में निकले तो जैसे रसूलुल्लाह के पास 313 थे, उनके पास भी 313 थे, और वो शहीद हो गए। उनको मानने वाले हैं, ये सुन्नियों से बहुत ज़्यादा करीब हैं, ये उस तरह की शियों वाली उसके आपस में इख्तलाफ नहीं रखते। तो होसी जो थे वो उनको साथ उन्होंने मिला के अपने जो जैदिया थे, जो उसमें असनाशरिया नहीं थे लेकिन जैदिया थे, उनको मिला के उन्होंने मूवमेंट शुरू किए। और आपको याद होगा कि सऊदीज़ जो हैं वो खासा अपने आप को जैसे कहते हैं मुश्किल में महसूस करते थे, और उनके रिलायंस जो थी वो किसके साथ हो गई थी? अमेरिका पे ज़्यादा। पहले जब सद्दाम को खिलाफ उठाया उन्होंने तो अमरीकियों ने उस वक़्त भी इनको ने ब्लैकमेल किया और अपने पैट्रियट मिसाइल बेचे, $6 अरब का असला बेचा, सब कुछ किया। फिर ईरान का धमाका
करवाया कि तुम्हारे धमकाया, उससे वो किया। आखिरी वक्त तो 2-1 साल पहले तक ये हो गया था कि इस सऊदी अरब, यूएई, कतर, मस्कत, ओमान, ये लोग जो थे ये समझते थे कि इज़राइल जो है ये बहुत अहम तरीन चीज़ मुल्क है, तो हम उसके साथ जो है उसके भी तल्लुक़ रखें। और एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट अमेरिका ने शुरू किया था, इब्राहिमिक रिलीजियस प्रोजेक्ट, कि तीनों मज़हब जो हैं, ईसाई, यहूदी और मुसलमान, ये हज़रत इब्राहिम को मानने वाले हैं, तो इनका एक साथ हो जाए। इसी की बुनियाद पर आपको पता है यूएई ने बाकायदा इसराइल को तस्लीम भी किया और वहाँ उनका सफारतखाना भी खुल गया। ये सऊदी अरब की पॉपुलेशन में आपको पहले कहा कि रिलीजियस थी, वो नहीं कर सके। अब सूरत हाल ये बनी है कि रूस और चीन के मामले के अंदर अमेरिका ने इस पर दबाव डालने की कोशिश की, और अमेरिका ने उसको कहा कि एक काम ये करो कि हम, रूस जो है उसकी सारी इकॉनमी बिल्ट इसलिए हो रही है कि रूस दुनिया में सबसे ज़्यादा तेल पैदा करने वाला मुल्क है। फिर दूसरी बात यह है कि सबसे ज़्यादा जो है गैस जो है वो भी रूस से आती है। तो आप ऐसा करो कि गैस के बारे में तो वो कहते रहे यूरोप को कि तुम ना खरीदो, ताकि रूस को माशी तौर पर कमज़ोर हो, सब कुछ हो। इस तरह अफ्रीका वालों को भी कहा, इनको कहा कि तुम तेल ज़्यादा पैदा करो। जब तेल ज़्यादा पैदा होगा तो मार्केट के अंदर आएगा, तो उसके बाद रूस के तेल की कीमत जो है वो इस काबिल नहीं रहेगी। आपका तेल मार्केट में आएगा, लोगों को आसानी से मिलेगा। उन्होंने कहा था $40 पर बैरल पे लेके, जो कि 80-82 के करीब है। तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि हम तो खाएंगे क्या फिर, हम तो तुम्हारे रोज़ के तो खर्चे नहीं उठा सकते, जो हम तुम्हारे असले के जो दे रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, और बाकी चीज़ें हम नहीं कर सकते। और फिर उन्होंने बाकायदा मोहम्मद बिन सलमान ने ख़ास तौर पे उनको कहा कि फिर आप अपना तेल बेचो, बहुत ज़्यादा तेल है अमेरिका के पास इस वक्त, सबसे ज़्यादा शेल ऑयल है सबसे ज़्यादा अमेरिका के पास, तो बेचो। तो उस पर अमेरिका जो है सख्त नाराज़गी का इजहार किया। इसके ऊपर ये लिखा है, द वाइट हाउस हैज़ फ्रेम्ड द ओपेक प्लस डिसीजन एज एन एक्ट ऑफ सपोर्ट फॉर द रशिया। तो उन्होंने कहा कि ये उन्होंने रूस के कहने पे किया है और ये हमारे खिलाफ एक ऐलान जंग है। और ऐलान जंग इस तरह के, ये ओपेक प्लस नेशंस की जो बात है, उनको जब कहा गया कि आपने ऑयल प्रोडक्शन बढ़ानी है, उन्होंने ऑयल प्रोडक्शन जो थी वो 2 मिलियन बैरल्स पर डे रिड्यूस कर दी। और साथ साथ ये उन्होंने किया कि रूस के उसको साथ ओपेक में शामिल कर लिया। और शामिल करने के साथ उन्होंने ये किया, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ उन्होंने ये किया कि उसके अंदर उन्होंने इन्वेस्टमेंट भी शुरू कर दी। तो ये अमेरिका की एक बहुत बड़ी डिफीट थी। तो अमेरिका ने परसों तरसों उनको थ्रेट किया था कि आपका जो सिक्योरिटी सिस्टम है हम उसको लेके निकलेंगे और उसको यूक्रेन में लगा देंगे, वो जो उन्होंने पूरा अमेरिका को सऊदी अरब को दिया हुआ। तो इस वक्त पाकिस्तान का मामला, जो असल मैं बात डिस्कस करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान जो इस वक्त मेंढक की तरह छलांगटे लगाते हुए पहुँच गए हैं वहाँ पर कि हम आपके साथ हैं, ये होगा क्या इनके साथ? आपकी कौन सी कल है जो अमेरिका के साथ नहीं है, और कौन है जो अमेरिका से आपको अलग होना तो था? देख, आपकी इस्टेब्लिशमेंट प्योरली अमेरिका के साथ खड़ी हुई है। आप शहबाज शरीफ साहब आप वहाँ जाके कह रहे हैं कि हम आपके साथ होंगे और आपके साथ, और ये आप अमेरिका को नाराज़ कर रहे हैं। फिर चीन से आपने कौन सी दोस्ती बना रखी है? अब सुना यह है कि शहबाज शरीफ साहब यहाँ से निकल के फिर चीन की तरफ जाएंगे, तो क्या चीन हमें उस तरह सपोर्ट करेगा? क्या चीन हमें यकीन दिलाएगा? क्या हम मुकम्मल तौर पर आपके साथ होंगे? ये है इस वक्त पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स। और इंटरनल पॉलिटिक्स तो अगले 3-4 दिन के अंदर इतनी खौफनाक होने वाली है कि जिसका आप समझ नहीं सकते। क्योंकि ज़ाहिर बात है अमेरिका के दुश्मन के साथ आप खड़े होंगे, तो और अमेरिका, आप और सऊदी अरब साथ मिल जाएंगे, एक न्यूक्लियर पावर है, एक वो है। आप ये मुझे बताइए कि क्या, तो फिर अगर, तो क्या रूस जो है वो ईरान को खामोश कर देगा, या ईरान, सऊदी अरब, पाकिस्तान ये इकट्ठे हो जाएंगे? उस तरफ तालिबान के साथ उन्होंने कहा हम बराह मुज़ाकरात करेंगे। एक खिचड़ी जो है बहुत खौफनाक तरीके से यहाँ पगड़ी शुरू हो चुकी हुई है। मैं इसलिए कहता हूँ कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आखिरी जंग की पेशगोइयाँ बताई हैं, उसमें अरबों की तबाही से पहले ईरानियों की तबाही बताई है। अब मुझे ये समझ आती है कि ईरानियों की तबाही कैसे होगी। अब सूरत हाल ये है कि सीरिया में इस वक्त प्रो रशियन हुकूमत है, ठीक। इराक़ में इस वक्त अगरचे कि अमेरिकन हुकूमत है, लेकिन ईरानियन इन्फ्लुएंस की वजह से प्रो रशियन हुकूमत है, ठीक। उसके बाद यमन का इलाका, वो सऊदी अरब बीच में निकल गया। तो ये जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं उस इलाके के अंदर, ईरानी इन्फ्लुएंस की प्रॉक्सीज, ये किसके खिलाफ लड़ेंगी? ठीक, अभी उन्होंने लेबनान और इसराइल की सलाह तो करवाई है, लेकिन लेबनान तबाह बर्बाद हो चुका हुआ है। लेबनान के अंदर वो लड़ाई तो ख़त्म नहीं हो सकती। ये एक ऐसा अजीब व गरीब किस्म का झमघटा शुरू हो रहा है इस पूरे इलाके के अंदर कि जिसके अंदर वॉर ही वॉर है। और मुझे लगता है कि इस वॉर के अंदर हम भी उलझेंगे और बहुत बुरी तरह उलझेंगे, क्योंकि हमने एक फॉरेन पॉलिसी तो हमने सीखी नहीं बनाने। या तो हम अमेरिका से होके ना आए होते, यात्रा ना की होती,
वादे वईद ना किए होते कि हम ये कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, और यहाँ आके हमने CPEC को थोड़ा सा वाइंड अप ना किया होता गुज़श्ता 3-4 सालों में, बल्कि 7-8 सालों से, शायद खकान अब्बासी के ज़माने में सिर्फ वाइंड अप हो चुका था। इमरान खान तो बाद में आया, उसने उसको कैरी फॉरवर्ड करने की कोशिश की। या तो हमने उनको रिलाय किया होता तो कि अब हम कह रहे हैं हमारा $3.6 बिलियन का सॉफ्ट लोन जो है वो उसको तुम आगे कर दो, अपने भी देने के काबिल नहीं। $36 अरब हमें चाहिए कर्जे की किस्तें अदा करने के लिए, इकनॉमी के लिए आगे। क्या सऊदी अरब हमें दे देगा, क्या अमेरिका में दे देगा? अगर ये दोनों नहीं देंगे तो क्या चीन हमें दे देगा? चीन अगर देगा तो किस शराइत पर देगा? रूस के पास हम जाने को तैयार नहीं थे क्योंकि हमने ख़ास तौर पे उसी के बाद क्या रजीम चेंज की जो नशा है वो हमारा उतर गया है? ये इतने बड़े बड़े सवालात हैं जो अगले एक हफ़्ते के अंदर हमारे सामने आएंगे। ये कॉन्फ्रेंस होने दें, इस कॉन्फ्रेंस के बाद पहले जो सऊदी अरब को लितर पड़ने हैं या सऊदी अरब ने किसी दूसरे को लितर मारने हैं, वो फिर उसमें से कुछ हिस्सा हमारे पास भी आ जाएगा, कुछ हिस्सा हमारे पास भी आ जाएगा इन लितरों का जो कि पढ़ने हैं। क्योंकि औरिया साहब की डिस्कशन के अंदर एंड पे जो 4 लाइनें थी वो थी, क्या हमें सऊदी अरेबिया ये पैसे दे देगा, क्या हमें चीन ये पैसे दे देगा, क्या फ़लाँ मुल्क इमदाद कर देगा। तो देखें, मतलब वही वाली बात कि बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। बड़ी बदकिस्मती होती है और मेरा दिल जल जाता है जब मैं ये बातें सुनता हूँ हमेशा से, और मैं वही बात आप तक पुट फॉरवर्ड करता हूँ ताकि आप लोगों को पता हो कि इस मुल्क की असल ताकत आप है और हमने मुस्तकबिल में इस मुल्क को कैसा बनाना है। उम्मीद करता हूँ आपको ये शो पसंद आया होगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।